जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक स्पेशल डेरिवेशन के कंसेप्ट जो है उसको ब्रिज करेंगे। और ब्रिज मीन्स कनेक्ट करते चले जाएंगे छोटे छोटे कंसेप्ट से स्टार्ट करके, और कई डेरिवेशंस और कई फिजिक्स के कंसेप्ट जो है वो एक साथ इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये हमने जो डिजाइन किया है ये मैग्नेटिज्म रिलेटेड सारे कंसेप्ट हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड सारे कंसेप्ट हैं। तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा एंड डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट्स भी इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने नाम दिया है इसको ब्रिज ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे ब्रिज ऑफ फिजिक्स कंसेप्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो आप लोगों ने ऑस्टेड का नाम सुना होगा, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा होगा। वही वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें कार्डबोर्ड लिया गया, कार्डबोर्ड के थ्रू एक वायर पास किया गया और उस वायर में से करंट हम पास कर रहे हैं और उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फाइलिंग्स स्प्रेड कर दिया। एंड जैसे ही हमने करंट को फ्लो करना स्टार्ट किया, आयरन फाइलिंग्स वर अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। ये ऑब्जर्वेशन है। तो उसी को हमने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि ये हमारा कोई कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फाइलिंग्स रखा है। यहाँ हमने की नहीं दिया है, स्विच नहीं दिया है, बट एज्यूम कर ले कि एक ऐसा की है। इस की को हमने ऑन किया और करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। ये सोर्स ऑफ करंट है, दैट इज द बैटरी और सेल। तो जैसे ही इस बैटरी में से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो हमने लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, दैट विल से आयरन फाइलिंग्स, दे वर अरेंज इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मतलब एक ही सेंटर के अराउंड रिंग बन गई, किसकी? आयरन फाइलिंग्स की। तो अब सवाल ये आता है कि कंक्लूजन क्या है इसका, कि अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस वायर के थ्रू इस सर्किट में, सो उसके वजह से ये आयरन फाइलिंग्स अफेक्टेड हुई। इसका मतलब क्या हुआ? आयरन फाइलिंग किधर अट्रैक्ट होंगे? दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक फील्ड या टुवर्ड्स अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। दिस इज द कंसेप्ट। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट कि इफ in any conductor current is flowing, then around it magnetic field develop. So that is the observation of what? ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही बताया, क्या बताया? कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो दैट इज द कंक्लूजन। if current is flowing through any conductor, in a straight conductor, then magnetic field develop around it and iron filings were arranged in the form of concentric circular rings. अब हम दूसरे चीज के बारे में बात करेंगे कि इसका जो डायरेक्शन है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ ना उसका क्या डायरेक्शन होगा? दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब ये है राइट हैंड थंब रूल, ध्यान से देखिए। अगर हमने किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ऐसे पकड़ा, ऐसे, ये जो स्ट्रेच्ड थंब है दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन कर्ल्ड फिंगर, जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, कर्ल्ड फिंगर अराउंड इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ राइट हैंड थंब रूल। मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। उसका ये एग्जांपल है कि अगर हमने इसको ऐसे होल्ड किया और ये जो है दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ये जो हमारी कर्ल्ड फिंगर है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हूं सर, एक बार फिर से स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं
या आप भी साथ में बोल सकते हैं, इफ वी होल्ड अ कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट स्ट्रेच्ड थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस केस में ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, stretched thumb indicates the direction of current, then curled finger around it indicates the direction of magnetic field. This is the right hand thumb rule. So direction of current is given by right hand thumb rule. So just we can write, यहाँ पे वो पार्ट मैं लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ करंट is given by right hand thumb rule, right hand thumb rule. This is the right hand thumb rule. Direction of current is given by right hand thumb rule. तो अगर आप लोग को इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट को इससे अटैच करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले मैं जस्ट ये डिस्कस करूंगा कि आप जरा खुद सोचिए कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर किसी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है तो उसके अराउंड या वहां पे करंट भी डेवलप हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि अगर किसी कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और इसका उल्टा किसने सोचा? दैट इज द माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने इसका उल्टा सोचा और उसने बोला, माइकल फैराडे ने, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड अगर डेवलप हो सकता है तो इसका रिवर्स या कन्वर्स भी पॉसिबल है। और कन्वर्स क्या होगा कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है तो उसके अराउंड करंट मस्ट बी देयर, या करंट इंड्यूस होना चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। दैट वाज गिवन बाय द माइकल फैराडे। तो अगला कंसेप्ट हम लोग माइकल फैराडे का ही पढ़ेंगे जो इससे रिलेटेड है। तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। माइकल फैराडे, पूरा नाम क्या है? माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने ऑस्टेड के बारे में सोचा कि अगर ऑस्टेड का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो सकता है या है, हो सकता नहीं है, तो उसका कन्वर्स भी पॉसिबल है कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो उसका कन्वर्स क्या हो सकता है कि अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है, सो ड्यू टू दैट करंट आल्सो में induce, EMF also may induce. So that was given by the Michael Faraday. तो माइकल फैराडे ने क्या किया, उसने एक कॉइल लिया, दिस इज द कॉइल, एंड कॉइल के एंड्स को उसने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जी इज द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। तो गैल्वेनोमीटर लगाया एंड वो इनिशियली क्या किया था, मैग्नेट को उसने प्लेस कर दिया, मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर डाल दिया। तो he didn't get any observation, अगर डाल दिया अंदर तो he didn't get any observation, and he performed this experiment for very long time and he didn't get the observation. तो वन डे ही सो फ्रस्ट्रेटेड, एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया और उसने मैग्नेट को उठा के फेंका, एंड एक्सीडेंटली दैट मैग्नेट पासेस थ्रू द कॉइल, इस कॉइल में से ही पास हो गया, एंड एज मैग्नेट मूव इनसाइड, और देयर इज, आई विल से, रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ये कॉइल है, दिस इज कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेट, यहां जा रहा है। तो एज इट इंटर्ड इनसाइड इट, उसके अंदर जब पास हुआ तो उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मतलब अगर रिलेटिव मोशन है बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट तो उसके वजह से क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन दिस केस,
तो उसने एक कंक्लूजन बताया कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, if there is relative motion between coil and magnet, then EMF, electromotive force, is induced in the coil. Induced in the coil. ये आपको याद रखना है कि यहां हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की. इफ देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, दोनों में से कोई एक मूव करना चाहिए. यहां पे कौन मूव कर रहा है? मैग्नेट इज मूविंग इनसाइड द कॉइल. बट आगे आप लोगों ने पढ़ा है 10th वगैरह में, 10th स्टैंडर्ड या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम लोग एक मैग्नेट ले लेते हैं, हॉर्सू मैग्नेट, और इसको फिक्स कर देते हैं विद द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट विद द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और इसके अंदर हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं और इस कॉइल को अगर रोटेट करें, इफ कॉइल इज रोटेटिंग, ट्राई टू अंडरस्टूड, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है and now coil is rotating, so due to that what happens, EMF is induced in the coil. EMF is induced in the coil. यहाँ पे वो पार्ट हमने लिखा है कि EMF is induced in the coil and उसके वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट कि हाउ इट इज डिफर फ्रॉम ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट. ऑस्टेड ने ऑब्जर्व क्या किया था कि करंट वाज फ्लोइंग and due to that magnetic field was induced, magnetic field was going to produce there around the wire, current carrying wire. but इस केस में क्या हमने देखा कि कॉइल में हमने मैग्नेटिक फील्ड पास किया. मैग्नेट पास कर रहा है, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ये हमें पता है. ये कोई बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोलैरिटी है एंड दिस इज द साउथ पोलैरिटी. सो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उसके वजह से क्या होता है EMF इज गोइंग टू बी इंड्यूस इन दिस केस. ठीक है. तो फैराडे ने दो और चीजें बताई, उसके बारे में वापस मैं बताऊंगा, बट पहले आप लोगों को एक और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी हमें मिला. फैराडेज एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है कि देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, सो EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. बट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स, हम उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है. अगर यहाँ मैग्नेट हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेट मूव कर रहा है, इसके अंदर मूव करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा. अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, पहले मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताऊंगा एंड देन विल बी बैक टू दैट पॉइंट. तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स या कोई भी फ्लक्स है, तो फ्लक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं. यहां अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो सिंपली इट विल बी नंबर ऑफ magnetic field lines passing normally through the given cross sectional area, that is called magnetic flux. और magnetic flux को हम लोग phi से represent करते हैं and phi is b dot a. It is the dot product and it will be a b या b a cos theta, right? b a cos theta या a b cos theta. So what is magnetic flux? Simply it is the number of, just I will write over here, it is the number of magnetic field lines, magnetic field lines passing normally through the given cross sectional area, passing normally through the given
क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, right? That is what number of magnetic field lines passing normally through the given cross sectional area, that is magnetic flux. अब इसका मतलब क्या है कि यहां हम लोग देखें कि आइदर यहां पे हमने एक मैग्नेट को रेस्ट पे रखा है, मैग्नेट इज एट रेस्ट एंड कॉइल इज मूविंग इनसाइड इट। अगर कॉइल, मोशन ऑफ कॉइल इज टू दिस डायरेक्शन, हम लोग ऐसे लेके जाए तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कम है, और जैसे ये कॉइल यहाँ पे, सपोज इस कॉइल का पोजीशन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल के थ्रू पास हो रही है, बट यहाँ से कितनी पास हो रही है, बहुत ज्यादा, तो फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? फ्लक्स इज गोइंग टू इंक्रीज। ये आई होप आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन समझ में आया। इसको और बेटर वे समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज वो ब्रूम स्टिक है, सॉरी ब्रूम है जो स्टिक वाला है, जिसमें एक एक स्टिक निकला होता है, अगर उसको हम लोग हाथ से ऐसे पकड़े तो इसमें से ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और इसमें से n नंबर ऑफ ब्रूम स्टिक्स आर पासिंग, तो नंबर ऑफ ब्रूम स्टिक्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कितनी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी नंबर ऑफ ब्रूम स्टिक्स पास होंगी, वो ब्रूम स्टिक का फ्लक्स होगा। या मैं ऐसे ढेर सारे पेन पकड़ लूं इस हाथ में, सपोज 4 या 5 पेन आई, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर, ये क्रॉस सेक्शन ऐसा है, ये उसके परपेंडिकुलर है, राइट? तो नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, सिंपली। तो यहां हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर कॉइल यहां है तो अभी इसका फ्लक्स जो है वो आई विल से कि यहाँ पे फ्लक्स 3 है और यहाँ पे फ्लक्स कितना है, ये ज्यादा है, राइट? तो हम देख रहे हैं कि जब ये यहां से यहां मूव करके आया तो फ्लक्स चेंज हुआ, यहाँ फ्लक्स φ1 है, ये फ्लक्स φ2 है, तो चेंज इन फ्लक्स, अच्छा टाइम भी लगा ना, जब ये यहां से मूव करके यहाँ आया तो चेंज होने में फ्लक्स के वो टाइम को हम dt ले लें, तो जो EMF इंड्यूस होता है that is directly proportional to rate of change of magnetic flux. तो EMF induced in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux, right? Rate of change of magnetic flux. तो हमने पढ़ा is directly proportional to rate मतलब divided by time, तो यहाँ हम लोग dt ले रहे हैं, और change in magnetic flux I will say it is phi2 minus phi1 या phi1 minus phi2 which will be d phi by dt. dt क्यों? because rate word है यहाँ पे, या हम इसको, ठीक है, we can write E is equals to minus d phi by dt, माइनस साइन क्यों है, बिकॉज जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ माइकल फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ही है, सॉरी फर्स्ट लॉ नहीं है। फर्स्ट लॉ तो सिर्फ इतना है कि इफ there is the relative motion between coil and the magnet, then EMF is induced in the coil, right? That is the first law. And second law क्या है, Faraday's second law, that is the for EMF. Second law states that the EMF induced in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux in the coil. तो E is minus d phi by dt। अगर मैं थोड़ा इसको और चेंज करना चाहूं तो यहां बताया कि फाई का जो टर्म है वो ए बी कॉस होता है, तो सिंस E is equals to minus d phi by dt, so it will be minus d by dt of phi. But what is phi? Phi is AB cos theta. A is the area of coil, A is the area of the coil, and B is the magnetic field. And cos theta को हम लोग cos omega t लिख सकते हैं, because theta is omega t as we know, theta is omega t, ये हमें पता है। So we can write AB
एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट टर्म्स है, सो विल टेक इट आउट। माइनस साइन है और कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये माइनस प्लस हो गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा कॉस ओमेगा टी में से एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो आई कैन राइट इट एज माइनस ए बी इंटू डी बाई डी टी ऑफ, ये कॉन्स्टेंट है ए बी, इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया और एक ओमेगा बाहर आएगा, तो विल गेट ए बी ओमेगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन हो गया, माइनस साइन होता था बट ये माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया साइन ओमेगा टी, दिस इज ई। और अगर हम लोग आगे बात करें तो हमें पता है ये तो ईएमएफ का टर्म है ना, राइट। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी n a b ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। ये टर्म हो गया हमारा किसका, ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल। एंड अगर हम लोग इसको, दिस पार्ट वी विल टेक इट एज पीक वैल्यू, अगर हम लोग इसको पीक वैल्यू ले लें ये, राइट, दैट वी कैन टेक इट ई नॉट, तो ये टर्म हो जाएगा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो ये बताता है कि ये ईएमएफ एसी साइकिल का है, राइट, एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ NAB ओमेगा। NAB ओमेगा को हम लोग क्या ले लें, E नॉट इज इक्वल्स टू NAB ओमेगा। आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोग को समझ में आया। मैं फिर से एक बार यहाँ पे थोड़ा और पार्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई कॉइल है, मैं यहाँ डी फाई कैसे लिख रहा हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि मैं डी फाई क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये कोई बार मैग्नेट है, दिस इज एनी बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोलैरिटी, दिस इज साउथ पोलैरिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है कहाँ से, नॉर्थ पोलैरिटी से, फाइन, नॉर्थ पोलैरिटी, एंड इट टर्मिनेट टू साउथ पोलैरिटी, हम लोग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे कोई कॉइल कंसीडर करूँ, इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर एनी कॉइल, कोई भी कॉइल हम लोग यहाँ पे ले लें कि कॉइल ऐसे कॉइल है, कोई ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रही है, उसके बाद इससे पास हो रही है, उसके बाद इससे पास हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा, तो फ्लक्स ग्रेजुअली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो मैग्नेट अगर मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, और यही पार्ट हमारा सेकेंड लॉ है, किसका, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो आई होप ये भी पार्ट आप लोगों ने समझा है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो हम लोग चलेंगे अब अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सबसे सिंपल तरीका है याद रखने का कि अगर घर में सबसे बड़ा कौन, फादर, उसके बाद मदर, उसके बाद चिल्ड्रन, F फॉर फादर, F फॉर फोर्स, M फॉर मदर, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर चिल्ड्रन, C फॉर करंट, राइट। तो यही हमें बताना है कि अगर किसी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करेंगे, अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ दोनों का, अगर मैं एक कंडीशन डाल दूं यहाँ पे कि मैं एक कॉइल रखता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टूड, मैं एक कॉइल रखता हूँ कहाँ पे, मैग्नेट के बीच में, ये हॉर्सशू मैग्नेट्स हैं विद नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, तो दे विल क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वजह से नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब हम इसमें जो है एक कॉइल डाल देते हैं, वी विल प्लेस अ कॉइल इनसाइड इट, यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल डाल दिया, और इस कॉइल के थ्रू
हम यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट सोर्स डाल दिया है यहाँ से ऐसे। तो आप इमेजिन करो कि एक मैग्नेटिक फील्ड इज देयर ड्यू टू ड्यू टू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट की वजह से ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। बट कॉइल में हम देखें, ये कॉइल है, ये कॉइल में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन यही है ना। तो करंट, और हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेट, और एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आइदर दे विल अट्रैक्ट और रिपेल, राइट। दो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आइदर दे विल अट्रैक्ट या रिपेल विद द फोर्स, और इस वजह से फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा उस पार्ट में, राइट। तो दैट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा जनरेट ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हमें कैसे डिसाइड करना है, दैट इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम डिसाइड करेंगे। और हमने बताया ये थंब क्या शो करता है, एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और एम सी फॉर चिल्ड्रन, सी फॉर करंट, ठीक है, फादर मदर चिल्ड्रन, ऐसे याद रखना है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, if we stretch thumb, forefinger and middle finger of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other, and if हमें पहले से क्या क्या पता है, फोर्स नहीं पता है इसमें, पहले से क्या पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है और करंट पता है, राइट। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो फोर्स एग्जिस्ट होगा, बट वो फोर्स का डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम लोग आल्सो वी से इट मोटर रूल, राइट। आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो कॉल्ड एज द मोटर्स रूल, बिकॉज ये मोटर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये मोटर का कंसेप्ट है, मोटर में हम करंट फ्लो करते हैं तो मोटर घूमना स्टार्ट करता है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा मैं और डिस्कशन इसके बारे में करूंगा। तो पहले मुझे यही बताना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें पहले क्या बोलना है, हमें पहले बोलना है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड, और करंट के बारे में बोलना है तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से फोर्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, राइट। तो अब हम स्टेटमेंट बोल दें, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर या मैग्नेटिक फील्ड, एफ फॉर फोर्स, और सी फॉर चिल्ड्रेन, सी फॉर करंट। तो इफ वी स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other, if forefinger indicates the direction of magnetic field, and I, that is if middle finger indicates the direction of current, then thumb indicates the direction of force। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप लोग भी ऐसे सेम टू सेम आप लोग बोल सकते हैं साथ में। इफ वी स्ट्रेच थंब, forefinger and middle finger of our left hand such that they are mutually perpendicular to each other, if forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then thumb indicates the direction of force acting on the conductor। दैट इज द स्टेटमेंट, वही एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि घर में सबसे बड़ा कौन, एफ फॉर फादर, और उसके बाद एफ फॉर फादर वी कैन राइट एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर एंड सी फॉर चिल्ड्रेन, राइट। दिस इज द वे टू रिमेंबर। और यहाँ एफ फोर्स है, एफ इज फोर्स and M is magnetic field, and C for current,
राइट। सेम स्टेटमेंट इज रिटन हियर, यहाँ पे भी वही है, एंड ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी बता दिया। याद रहे लास्ट में फोर्स आपको बोलना है, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का एग्जिस्टेंस हुआ। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन यू कैन टेक। अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट है इसी का एप्लीकेशन। अब हम लोग यहाँ पे उसकी बात करेंगे। तो एज आई वॉज ड्रॉ ऑलरेडी, मैंने पीछे ऑलरेडी सेम डायग्राम ड्रॉ किया था। दिस पार्ट आई कैन से, यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट, दिस पार्ट मैं ऑलरेडी ड्रॉ किया था। अभी यही इसी का एक सेक्शन हमें आगे डिस्कस करना है, तो जस्ट वी विल सी दैट पार्ट। सो अगले पार्ट में क्या है कि ये मैग्नेट है, हॉर्सो मैग्नेट, आई विल से विद द नॉर्थ पोलैरिटी एंड साउथ पोलैरिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। या मैं इसी डायग्राम को थोड़ा अलग से फिर से बना दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नॉर्थ पोलैरिटी है, ज्यादा बेटर वे समझ में आएगा, और ये साउथ पोलैरिटी है, राइट। और इनके बीच में हमने रख दिया एक कॉइल, कॉइल रख दिया, और ये कॉइल जो है इट हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, और ये करंट सोर्स है इसके यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, करंट, राइट, करंट इज फ्लोइंग। तो करंट इस पार्ट में जा रहा है, इस पार्ट में जा रहा है। इसका जो ब्रेथ है आई विल टेक इट एज बी, इसका लेंथ आई विल टेक एज एल, ये लेंथ वाला पार्ट है। और हमें एक चीज और पता है, ऑलरेडी पता है, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय बी आई एल साइन थीटा। ये हमें याद रखना है, बिल साइन थीटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय F is equals to BIL साइन थीटा। तो इस पार्ट में हम लोग देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इज आर बी, एंड करंट का डायरेक्शन इज दिस वन। तो फिर से अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो ध्यान दीजिए, एफ बी आई, करंट इस केस में ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। ये मैं अगर बात करूं, यहाँ पे मैं टर्म्स थोड़े मेंशन कर दूं, ये साइड को मैंने ए बी सी डी ले लिया, ठीक है। तो आई विल से एट साइड ए बी, एट साइड ए बी, ये जो कॉइल है उसके ए बी साइड पे, ए बी साइड पे क्या होगा, जो फोर्स एक्ट होगा, अभी हमें ऐसे रखना पड़ेगा ना, करंट ऊपर है, करंट आई ऊपर है, और मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, इट इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो फोर्स है, फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड, इनवर्ड perpendicular to the, perpendicular to the plane of the paper, या perpendicular to the plane। अब मैं अगर बात करूं साइड CD पे, एट साइड CD, एट साइड CD, CD पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, CD, फिर से हमें हाथ वैसे ही करना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है कि करंट नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, आउटवर्ड। मैं साइड CD की बात कर रहा हूं, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इट विल बी आउटवर्ड। फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स बिकम्स, force becomes outward, force becomes outward, and again perpendicular, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। ये हमें क्या मिल गया, फोर्स के डायरेक्शंस। तो अब देखें जो साइड ए बी है
उस पे इनवर्ड लग रहा है और इस पे कैसा लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। और इसका ब्रेथ हमने एज्यूम किया है बी, ब्रेथ क्या एज्यूम किया है, बी एज्यूम किया है। तो यहां पे हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि आई कैन से हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है या कुछ भी है, कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहां, दूसरा फोर्स यहां, और ये दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज आर बी, दिस इज आर सी। तो बी पे देखें इनवर्ड लग रहा है फोर्स, सी पे दैट इज सी डी पे आउटवर्ड, और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी सी विच इज बी, राइट। तो टॉर्क विल एक्ट ऑन इट। अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक फोर्स ऐसा और दूसरा ऐसा, if two equal and opposite forces are acting on a body at two different point, then we say कि torque is acting on that one, right। and हमने पढ़ा है कि torque क्या होता है, torque is force into perpendicular distance between two forces। तो since torque is torque tau is equals to force into perpendicular distance between two forces is BC। और फोर्स हमने निकाला है, कि फोर्स क्या होगा, BIL sin थीटा, बट थीटा विल बी 90 डिग्री बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल टू द लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड विल बी रेडियल टू द लेंथ, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, राइट। थीटा जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सो टॉर्क विल बी, फोर्स हमें मिल जाएगा BIL, फोर्स इज BIL दैट वी आर राइटिंग फ्रॉम हियर इनटू BC, BC इज B, BC इज B। मैं एक काम करता हूं, साइन थीटा अभी रखता हूं, कैंसिल नहीं करता हूं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ वाला टर्म अगर हम देखें, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द कॉइल, क्या हो गया, एरिया ऑफ द कॉइल। सो टॉर्क विल बी, therefore torque will be BI, L into B becomes A, that is the area of the coil, that is sin theta। तो torque becomes BIA sin theta। and now I will say कि अगर ये कॉइल के अंदर n number of turns है, if this coil having n number of turns, अगर इसमें n number of turns है, ऐसे n number of turns, तो इस पे जो टोटल टॉर्क एक्ट होगा वो क्या होगा, सो देयरफॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी, आई विल से फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या लिख देंगे हम, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टॉर्क विल बी BINA sin थीटा। याद रखिएगा बिना साइन थीटा, टॉर्क इज व्हाट, बिना साइन थीटा। अगर थीटा 90 हुआ तो इट विल बी, टॉर्क विल बी BINA। if theta is 90 degree or for theta is equals to 90 degree, torque will be BINA। या टॉर्क आपको क्या याद रखना, बिना साइन थीटा, दैट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। बिकॉज इस टॉर्क से ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है तो रोटेट होता है, so it is called deflecting torque। this term is also called as deflecting torque। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा टाउ डी, आई विल राइट इट इज BINA sin थीटा। और अगर थीटा 90 हुआ तो फॉर थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री साइन 91 होता है, तो टाउ डी विल बी BINA, राइट। ये चीज हमें आगे के टर्म्स में काम आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझा है। तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दैट इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए। सो हम लोग अब आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो नेक्स्ट
जो कंसेप्ट है रिलेटेड विद इट दैट आई हैव रिटन हियर, दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब आप इमेजिन करिए, पहले इस डायग्राम पे मत आइए और जो कुछ हमने बताया वो भूल जाइए, आप गैल्वेनोमीटर के कंसेप्ट पे आइए। गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे। किसी भी सर्किट में गैल्वेनोमीटर जब हम कनेक्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to detect the current. It does not measure the current but it only detect the current. करंट को डिटेक्ट करता है। तो करंट को कैसे डिटेक्ट करता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, वो ऑलरेडी हमने बताया होगा। अच्छा, अभी मैं बोल रहा था कि गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। अगर ये करंट डिटेक्ट करता है तो डेफिनेटली करंट तो फ्लो होना चाहिए ना, और अगर करंट फ्लो हुआ तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है हमें? डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो ये तो वही कंसेप्ट हुआ ना जो अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था कि अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है किसी कॉइल के अंदर और वहां पे ऑलरेडी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो उसके वजह से इट विल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और टॉर्क क्या करेगा? इसको रोटेट कर देगा। अब ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये बाहर की तरफ लग रहा है। अभी राइट नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि इस पार्ट पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये रोटेट कर जाएगा, राइट? तो रोटेट करेगा तो उसके साथ अगर कोई इंडिकेटर है तो वो भी घूम जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है? तो गैल्वेनोमीटर के अंदर अब आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में भी वही चीज है, ये हॉर्सू मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी, राइट? नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी के साथ में हम इसको ऐसा बना देते हैं, रेडियल हो जाएगा। एक्चुअल में रेडियल ही रहता है, ठीक है, बट ठीक है जो भी डायग्राम है। और ये कॉइल है, इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, इसके साइड्स हैं, इसका भी नाम हम दे दें ए बी सी डी, जैसे हमने पिछला वाला देखा था। तो यहाँ इसका जो ब्रेथ है वो बी है और इसका जो लेंथ है वो एल है, एज वी हैव स्टडी ऑलरेडी, हमने पढ़ा है इसको, राइट? वो पार्ट हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि इसका लेंथ जो है वी विल टेक इट एज एल, ये लेंथ एल है और ये ब्रेथ इसका बी है। तो यहाँ वो दिखाया नहीं गया है बट यहाँ पे मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो पार्ट हो गए इसके। तो जैसे ही करंट इस पार्ट में फ्लो होगा तो फिर से टॉर्क एक्ट होगा, उसके वजह से ये डिफ्लेक्ट करेगा, रोटेट करेगा, राइट? इसके पहले वाले जो कंसेप्ट बताया टोटली उस पर बेस्ड है। तो इट विल स्टार्ट टू रोटेट। अच्छा, रोटेट करेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैं यहां लिख दूंगा कि ड्यू टू करंट इन coil ABCD which is placed in uniform magnetic field B experiences a deflecting torque, and deflecting torque is given by, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं पीछे, इट इज BINA, बिना साइन थीटा लिखा था बट यहां साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूं? बिकॉज थीटा जो है ये बताया ना रेडियल होता है, अगर ये रेडियल हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री विद द दैट केस, और थीटा 90 हुआ तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो इट बिकम्स टाउ डी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें क्या मिल गया? BINA। अब दूसरा एक पार्ट है कि यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग अटैच होता है, दिस इज द हेलिकल स्प्रिंग, आई कैन से ये हेलिकल स्प्रिंग है, ऐसे ऐसे हेलिकल स्प्रिंग।
आप जरा खुद ऑब्जर्व करिए ना कि अगर स्प्रिंग नहीं होगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट हुआ तो गैल्वेनोमीटर जो है वो ये पूरा पार्ट ऐसे घूम गया तो वापस अपने पोजीशन में कैसे आएगा? अपने पोजीशन में आने के लिए इट इज अटैच विद द हेलिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से अटैच है। जो स्प्रिंग जब ये ऐसे घूमेगा अंदर की तरफ, अगर इस पे फोर्स अंदर लगा, इस पे बाहर लगा तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमा तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कुछ तो चाहिए ना। सो दैट इज द रीजन इट इज कनेक्टेड विद हेलिकल स्प्रिंग, और ये हेलिकल स्प्रिंग की वजह से इट रीगेन इट्स ओरिजिनल व्हाट वी कैन से प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग प्रोवाइड द रेस्टोरिंग टॉर्क, ये करंट जो है ये क्या प्रोवाइड करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट, जो भी हम लोग उसका लिख लें कि स्प्रिंग प्रोवाइड, हेलिकल स्प्रिंग प्रोवाइड, हेलिकल स्प्रिंग प्रोवाइड restoring torque. What? Restoring torque. Restoring torque. And restoring torque is directly proportional to theta, and restoring torque will be c theta. क्या हम लोग ले लें? c theta. c is the spring constant और torsional constant, यहाँ पे c क्या है? spring constant, स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर टॉर्सनल कांस्टेंट, दोनों नाम देते हैं, टॉर्सनल कांस्टेंट, दोनों नाम, स्प्रिंग कांस्टेंट और टॉर्सनल कांस्टेंट। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एट इक्विलिब्रियम, अब ये जितना डिफ्लेक्ट हुआ वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ उतना ही उसका रेस्टोरिंग टॉर्क हुआ। तो एट इक्विलिब्रियम वी कैन से, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी इज इक्वल्स टू रेस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज टाउ आर फॉर रेस्टोरिंग। तो टाउ डी हमारा क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट इज बी आई एन ए इज इक्वल्स टू सी थीटा, राइट। और अगर हम यहां से करंट निकालना चाहें तो करंट विल बी सी बाई एन ए बी इंटू थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, राइट। आप लोग को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला क्या है? सी आई इज इक्वल्स टू सी बाई एन ए बी इंटू थीटा। यहाँ जो सी बाई एन ए बी है वो कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट इज समटाइम्स रिटन बाय कैपिटल आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज आई इज इक्वल्स टू आर थीटा, राइट, आर थीटा या के थीटा, समटाइम्स के थीटा, मैं रहने देता हूं इसको, बस इतना बता रहा हूं कि उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन फैक्टर। सी बाई एन ए बी इज द रिडक्शन फैक्टर, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो सी बाई एन ए बी इज कांस्टेंट, एंड इस कांस्टेंट को हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के आर, राइट, दैट इज द रिडक्शन फैक्टर। तो यहां तक आई होप सो एवरीथिंग इज सो क्लियर। तो कंसेप्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड डेफिनेटली। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड विद दीज ऑल द टर्म्स। तो मैंने एक से स्टार्ट किया था, आई एम गोइंग टू कनेक्ट द टर्म्स। अभी इससे रिलेटेड टर्म और कौन सा हो सकता है, जस्ट वी विल मूव ऑन दैट वन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, एक है करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर और दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो सेंसिटिविटी क्या है? अब क्या है वो फैक्टर, मैं इसकी बात बाद में करूंगा। सबसे पहले सेंसिटिविटी क्या है? अगर हमारा स्किन ज्यादा सेंसिटिव और हमने ऐसे छोटा सा कुछ भी प्रिक किया तो अगर हमें तुरंत अलर्टनेस आ जाता है तो वी विल से कि वी आर मोर सेंसिटिव, और हम
कुछ भी प्रिक करें और कुछ फर्क ना पड़े, तो दैट विल से कि दैट पार्ट इज नॉट सो सेंसिटिव, राइट। सेंसिटिविटी का एक जनरल कंसेप्ट ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विल बी सेड एज मोर सेंसिटिव अगर वो छोटे से करंट की वजह से थोड़ा भी करंट फ्लो हुआ एंड इफ गिव द लार्ज डिफ्लेक्शन, देन वी विल से के दैट गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो और करंट थोड़ा सा भी चेंज हो तो डी थीटा बाई डी आई, ऐसे याद रखो, डी थीटा बाई डी आई, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। डी थीटा या डी फाई जो भी हम लोग बोल रहे हैं, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन करंट यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। ये तो डेफिनेशन हो गया। अभी हम लोग इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है, वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। हमने निकाला है करंट का जो फॉर्मूला है, दिस I is equals to C by NAB theta. I is equals to C by NAB theta. I is equals to, just I will write, I is equals to, since I is equals to C by NAB into theta, ये टर्म हमें पता है। और करंट सेंसिटिविटी क्या है, इट इज डी थीटा बाई डी आई। क्या है, डी थीटा बाई डी आई। फॉर्मूला रट नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव, अभी हमने बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट पार्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस वे से सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा भी करंट उसके अंदर गया एंड इट गिव द लार्ज डिफ्लेक्शन, मतलब थीटा बहुत बड़ा हुआ, देन वी विल से कि वो क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है, करंट सेंसिटिव है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी आई, थीटा शुड बी लार्ज फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन करंट, सो डी थीटा बाई डी आई, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी हमें पता चल गया है कि ये डी थीटा बाई डी आई होने वाला है। तो डी थीटा बाई डी आई, अब यहां से क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बोथ साइड्स विद देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, बोथ साइड डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो ये आ गया डी आई इज इक्वल्स टू सी बाई एन ए बी इंटू डी थीटा। बट हमारा सेंसिटिविटी है क्या, इट इज डी थीटा बाई डी आई। तो डी थीटा बाई डी आई, डी आई को हम इस साइड नीचे लेके चले आए और ये पूरा पार्ट आ जाएगा ऊपर, तो डी थीटा बाई डी आई, दैट विल बी एन ए बी बाई सी, राइट। एंड दिस is nothing but SI, sensitivity of current या current sensitivity of galvanometer, right, that is equals to d theta by di and it is equals to C by, sorry, NAB by C, NAB by C। तो ये हमारा करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिल गया। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड डिक्रीजिंग द टॉर्सनल कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ पे सारे टर्म्स क्या है, n is the number of turns, n is the number of turns, a is the area of each turn, a is area of each turn, b is the magnetic field, b is the magnetic field and c is the spring constant या torsional constant, spring constant I will say, ठीक है। तो सारे टर्म्स मस्ट बी क्लियर। तो ये न्यूमरेटर अगर बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, कि अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी V चाहिए
तो जैसे ये करंट सेंसिटिविटी था डी थीटा बाई डी आई, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा डी थीटा बाई डी वी, वी फॉर वोल्टेज, राइट। तो यहां इस फॉर्मूले में वोल्टेज का टर्म नहीं है, तो वोल्टेज का टर्म हमें लाना पड़ेगा। हम कैसे लेके आएंगे वोल्टेज का टर्म, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आई कैन राइट अबाउट इट एज कि सिंस करंट, यही वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू, सिंस I इज इक्वल्स टू C बाई NAB इंटू थीटा। अब हमें लाना क्या है, वोल्टेज लाना है। अब हमें पता है ओम्स लॉ, सिंस ओम्स लॉ के लिए V इज इक्वल्स टू आई आर, आई इंटू आर है, यहाँ आई है बट आर नहीं है, तो हम क्या करें, आर का मल्टीप्लीकेशन डिवी, मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर दें, दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। तो आई कैन से इट विल बी I into R, I into R, this will be CR by NAB into theta, theta को मैं अलग ही रखा, C R यहाँ पे कर दिया, but I into R is what, V according to Ohm's law, so this become V is equals to CR by NAB into theta, right? And voltage sensitivity क्या हमारा d theta by dV है, d theta by dV है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी d थीटा बाई dV है, तो d थीटा बाई dV लाना है। अच्छा यहाँ भी हम लोग देख लें कि करंट सेंसिटिविटी क्या है, इट इज d थीटा बाई डी आई, बट d थीटा बाई डी आई हमने क्या निकाला है, NAB बाई सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NAB बाई सी, राइट। अब इस पार्ट में आ जाए, डी थीटा बाई डीवी चाहिए हमें, तो वापस डिफरेंशिएट कर लें हम लोग दोनों साइड को। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल, रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो ये आ जाएगा डीवी इज इक्वल्स टू सी आर बाई एन ए बी इंटू डी थीटा। तो हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डीवी, डी थीटा बाई डीवी, तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा। सो सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी डी थीटा बाई डीवी, डी थीटा बाई डीवी, डी थीटा बाई डीवी विल बी एन ए बी बाई सी आर, एन ए बी बाई सी आर। सो दिस टर्म is nothing but voltage sensitivity. So just we can write the final expression, voltage sensitivity, that is SV, sensitivity of voltage is d theta upon dV, and this is equals to NAB by CR. This is the formula for the voltage sensitivity. So I hope ये करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी कंसेप्ट आप लोगों ने समझा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो वी कैन मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द हाउ वी कैन मूव कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है वो हम लोग देख सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो अमीटर क्या है, सबसे पहले हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अमीटर क्या है, अमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द करंट। अमीटर क्या करता है, व्हिच मेजर्स द करंट। तो ज्यादा से ज्यादा करंट वो तब मेजर कर सकता है जब उसका रेसिस्टेंस मिनिमम हो, और रेसिस्टेंस मिनिमम कब होगा, अगर मैं लॉजिकली बात करूं रेसिस्टेंस मिनिमम कब होगा, अगर मैं ये बात करूं कि ये मेरे पास 2 ओम के रेसिस्टर्स हैं, 2 ओम और 2 ओम, अगर मैंने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो RS मुझे मिल जाएगा 4 ओम, जो कि बड़ा वैल्यू है। और अगर यही 2 ओम और 2 ओम के रेसिस्टेंसेस को हमने कैसे कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट किया 2 ओम और 2 ओम को, तो इट विल बी 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज 1 ओम, तो RP बिकम्स 1 ओम। तो 1 ओम जो है
ये उसके ओरिजिनल वैल्यूज से भी कम हो गया ना। तो हम लॉजिकली यही बात कर रहे हैं एक्चुअली कि अमीटर क्या है? अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, वो ज्यादा से ज्यादा करंट तभी मेजर कर सकता है जब रेसिस्टेंस कम हो। तो रेसिस्टेंस कम करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर के साथ में जो भी हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ में जो भी रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे वो कैसे होने चाहिए? पैरेलल में होने चाहिए। ये चीज हमारे दिमाग में अच्छे से बैठनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसके पैरेलल में हम एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें, देन दैट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विल बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया कि हाउ वी कैन कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर बाय कनेक्टिंग अ लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो इस पार्ट को हम लोग लिख दें यहाँ पे कि हाउ वी कैन राइट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, a moving coil galvanometer connected with low resistance in parallel right? A moving coil galvanometer connected with low resistance in parallel is converted as ammeter. अब अमीटर क्या है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। तो डायग्राम पार्ट में हम लोग देख लें। इन जनरल आई कैन से कि अगर ये कोई हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और इस लो रेसिस्टेंस को हम शंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस विल एक्ट एज द अमीटर। नाउ इट विल मेजर द करंट। तो यही डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल जी है। इसके पैरेलल में हमने एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? शंट रेसिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, राइट? अब तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? अमीटर में। अब इसके आगे का पार्ट देख लें कि इस सर्किट में जो करंट है टोटल वो आई है और हमें पता है कि ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो मान लेते हैं कि let Ig be the current flowing through the galvanometer। तो यहां जो करंट आया ये क्या आया? I minus Ig। टोटल करंट इज I, Ig is the current through the galvanometer, I minus Ig is the current flowing through the shunt resistance, right? ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखें कि सिंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड एस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड जी एंड एस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल इनके सेम होते हैं। तो पोटेंशियल, आई विल टेक द पोटेंशियल अक्रॉस दिस इज Vg, पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल Vs। तो आई विल से कि सिंस इन पैरेलल पोटेंशियल अक्रॉस Vg, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर is equals to potential across shunt resistance, that is Vs।
बट हमें ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो इसके अक्रॉस करंट क्या है, आई जी है, और रेसिस्टेंस क्या है, कैपिटल जी है, तो आई जी इंटू जी, वी जी क्या है, आई जी इंटू जी, जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यहाँ टर्म्स में अगर मेंशन करना चाहूं तो आई जी इज करंट थ्रू galvanometer, capital G is the resistance of galvanometer, and S is the shunt resistance, that is the low resistance in parallel is called shunt resistance। तो ये हमारा क्या हो गया, VG हो गया, और Vs क्या होगा, Vs यहां पे देखो करंट क्या फ्लो हो रहा है, I माइनस आई जी इंटू एस, करंट इज I माइनस आई जी और रेसिस्टेंस इज S, राइट। तो सपोज मैं यहां से दो चीजें निकालना चाहता हूं, आई वांट टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड शन रेसिस्टेंस, ये दोनों वैल्यूज, तो यहाँ पूरा मल्टीप्लीकेशन कर लें हम लोग, सो इट विल बी आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, आई जी वाले टर्म्स एक साइड कर लो, तो आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई इंटू एस, सो आई जी वी कैन टेक आउट कॉमन, आई जी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो जी प्लस एस आ गया इज इक्वल्स टू आई इंटू एस। दिस इज द मेन इक्वेशन, इन फैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, यहां से हमें जो चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें IG निकालना है, IG निकालना है, तो IG वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, तो IG क्या होएगा, IG तो ये पूरा टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S बाई जी प्लस एस इंटू आई, S बाई जी प्लस एस इंटू आई, ये IG मिल गया, राइट। बट अगर मुझे यहां से S निकालना है, तो शंट रेसिस्टेंस S क्या हो जाएगा, इसी सेम जगह से S क्या हो जाएगा, इट विल बी I नीचे चला जाएगा, तो आई जी बाई आई इंटू जी प्लस एस, ये हमें शंट रेसिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस चाहिए तो भी हम यहां से निकाल सकते हैं, G प्लस एस विल बी आई इंटू एस बाई आई जी, तो आगे का टर्म सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अमीटर का एंटायर कंसेप्ट समझा है, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द, ये अमीटर था, अगला जो है वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कि गैल्वेनोमीटर एज द वोल्ट मीटर। अब इसके लिए भी हमें लॉजिक सोचना है कि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर है क्या, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the terminal potential difference, that is V is equals to I into R होता है, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल, मैं बोल रहा हूं V is equals to I into R होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ये कब मेजर कर सकता है, अगर R बड़ा हो। R बड़ा कब होगा, जब R सीरीज में होगा। तो हमने अमीटर में क्या किया था, अमीटर में हमें करंट मेजर करना था, अमीटर में हमने शंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्ट किया था, लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि हमें रेसिस्टेंस कम चाहिए था, यहां रेसिस्टेंस ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा रेसिस्टेंस हमें चाहिए तो हमें सीरीज में हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं, then it will be converted to voltmeter, so it can measure the maximum range of voltages, right। ये इसका कंसेप्ट हो गया। आपको ऐसे याद रखना है कि यहां मैंने लिखा है गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है वो बता चुका हूं, वोल्टमीटर क्या है वो भी बता दिया। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस,
नाउ टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, अब मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दूंगा। हाई रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, high resistance in bracket R is connected, a high resistance R connected in series। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर डायग्राम का पार्ट देख लें। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है। इसके सीरीज में हमने क्या कनेक्ट किया, एक हाई रेजिस्टेंस, हम इसको X ले ले या R ले ले, मान लो, ठीक है मैं R ले लेता हूं, अभी क्या ले लेता हूं, R दैट हाई रेजिस्टेंस, और यही हमें सपोज निकालना है। और ये पूरा सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये देखें कि ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। यहां पे हमने मेंशन किया, अब भी किया कि कनेक्टेड इन सीरीज। तो G एंड R आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। ये कंसेप्ट्स हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। इन सीरीज करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिवाइड। तो ये दोनों सीरीज में है, तो करंट मान लेते हैं हम कि जो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर है वो IG है, तो इसके थ्रू भी करंट क्या हुआ, IG हुआ थ्रू द रेजिस्टेंस, राइट। बट पोटेंशियल डिवाइड्स, तो यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल VG हो गया, और जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल R है वो VR हो गया, राइट। और नेट पोटेंशियल इज V, तो पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस इन सीरीज potential divides, so therefore net potential, that is V, is equals to VG plus VR। अब वापस से V is equals to IR, ये हमें पता है ओम्स लॉ। अब उसके थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं कि नेट V is equals to VG क्या है, IG इंटू G, क्योंकि रेसिस्टेंस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का क्या है, कैपिटल G इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और करंट इज IG, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस वन VG क्या हुआ, IG इंटू G। मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, VG बिकम्स IG इंटू G, और VR क्या होगा, IG इंटू R। ये टर्म हम वहां पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो VG हमने लिख लिया, VR क्या होगा, IG इंटू R, राइट। अब IG दोनों में कॉमन है, IG कॉमन हो गया, तो ये मिल गया हमें G प्लस R। अब जो भी हमें चाहिए, सपोज अगर IG चाहिए, IG चाहिए, तो IG क्या होगा, एक मिनट, फाइन, IG क्या होगा, IG will be V by G plus R, राइट। IG का फॉर्मूला मिल गया। अब अगर मुझे कैपिटल G चाहिए, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सिंस G plus R is equals to V by IG, so अगर मुझे R चाहिए तो R will be V by IG minus G, और अगर G चाहिए तो माइनस R हो जाएगा। सो एनीथिंग जस्ट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। तो ये लास्ट कंसेप्ट है गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। आई होप आप लोग को सारे कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आए इस ब्रिज लेक्चर का, जिसमें मैंने एक जगह से स्टार्ट किया था और कनेक्टिंग जितने भी टोटल मिला के जो भी 7-8 कंसेप्ट हैं, मैंने सबको ब्रिज किया, कनेक्ट किया, और आप लोग को समझाने में शायद मैं सफल हुआ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए।
मैं और भी ऐसे वीडियोस लेके आप लोग के लिए आता रहूंगा। और ये जो वीडियो है आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट एवर वीडियो आप लोग के लिए हो सकता है, अगर आप लोग कंसेप्चुअल चीजें पढ़ते हैं तो। ठीक है, सो प्लीज आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।